एक शांत और सामान्य दिन में एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ कार चला रहा था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सड़क के बीचों बीच अचानक एक अजीब डरावना जीव सामने आ गया। झटका जरूर लगा, लेकिन सौभाग्य से इन दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं आई। उस आदमी का नाम एलियट था, जो एक मशहूर दवा कंपनी के मालिक मिस्टर ओडेल से मुलाकात करने जा रहा था। हादसे के बाद एलियट ने सबसे पहले अपनी घबराई हुई बेटी रिडली को शांत किया और फिर कार के रियर व्यू मिरर से पीछे नजर डाली। रिडली को यकीन था कि वो रहस्यमय जीव अभी भी जिंदा है। स्थिति को समझते हुए एलियट ने कार की डिग्गी खोली और उसमें से एक लोहे की रॉड निकाली। दोनों धीरे धीरे उस अजीब प्राणी की ओर बढ़े, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एलियट को संदेह था कि शायद ये कोई विलुप्त हुई प्रजाति या फिर जीव हो सकता है, लेकिन अगर इसकी जानकारी फॉरेस्ट डिवीजन को मिलती है तो बात और भी उलझ सकती है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एलियट की नजर उस जीव के सिर पर एक चमकते हुए सींग पर पड़ती है। उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी, जो बेहद रहस्यमय थी। अब जिज्ञासावश एलियट ने उस सींग को छू लिया और उसी पल उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। होश आने पर उसने देखा कि एलियट उस जीव को मारने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसे चुपचाप अपनी कार में रखकर वहां से ले जा सके, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर में एलियट मिस्टर ओडेल के बंगले पर पहुंच जाता है। ओडेल काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन इसके बावजूद अपने काम में वो लगे हुए थे। एलियट के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर चल रही कहानी कुछ और ही कह रही थी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत उस अनजाने जीव के टकराने के बाद से हुई थी। उसी समय घर का माहौल थोड़ा और बदल जाता है जब एलियट का बेटा शेफर्ड वहां पर आ जाता है। उसकी नजर रिडली के चेहरे पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। रिडली फौरन वॉशरूम की तरफ भागती है और अपने चेहरे को धोते वक्त नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर जो तिल के निशान थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। उधर एलियट और मिस्टर ओडेल अपने बिजनेस समझौते पर बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान अचानक एलियट को महसूस होता है कि उसकी नजरों की कमजोरी ठीक हो चुकी है, यानी कि अब उसको चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी वक्त कार में पड़ा वो यूनिकॉर्न अब पूरी तरह होश में आ चुका था। रिडली को अब उस यूनिकॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी थी, जिस वजह से उसके सर में तेज चक्कर आने लगे। घबराई हुई रिडली ने फौरन एलियट को बुलाया और बताया कि उसको ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। कार खुद ब खुद हिलने लगती है, जैसे अंदर जबरदस्त कुछ हलचल हो रही हो। इससे साफ था कि यूनिकॉर्न अब पूरी तरह जाग गया है। एलियट ने माहौल को देखते हुए वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन शेफर्ड की नजर भी कार की हरकतों पर पड़ गई। कुछ ही पलों में कार इतनी जोर से हिलने लगी कि लोगों का ध्यान उस ओर खींचने लगा। तभी कार का अलार्म बज उठा, जिससे और भी भीड़ जमा हो गई। एलियट ने जल्दी से अलार्म बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत से लोग कार के पास आ चुके थे। लोग अब एक कतार में खड़े होकर उस मरे हुए यूनिकॉर्न को घूर रहे थे, जिसे एलियट ने पहले ही मार डाला था। सबके मन में सवाल उठ रहे थे कि अब इस अजीब जीव के शव का क्या किया जाए। उसी भीड़ में खड़ी रिडली ने जब गौर से देखा तो उसको समझ आ गया कि ये कोई आम प्राणी नहीं था, ये एक यूनिकॉर्न था, जो एक मिथिकल क्रिएचर है जिनकी कहानियां सदियों से सुनाई जा रही है। तभी एलियट की नजर रिडली पर पड़ी और वो चौंक गया। उसकी बेटी के चेहरे से तिल पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसको याद आया कि थोड़ी देर पहले यूनिकॉर्न का खून रिडली के चेहरे पर गिर गया था, शायद इसी कारण से उसका चेहरा बदल रहा था। यही सोचते हुए एलियट को भी याद आता है कि यूनिकॉर्न के संपर्क में आने के बाद से उसकी खुद की नजर भी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब उसे नजदीक या दूर देखने के लिए चश्मा नहीं चाहिए था। इन्हीं सब बातों के बीच मिस्टर ओडेल के दिमाग में एक नई उम्मीद जगती है। क्या इस यूनिकॉर्न का खून उनकी जान को बचा सकता है? अब रिडली ने जैसे ही सुझाव दिया कि इस बारे में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सूचित किया जाना चाहिए, ओडेल ने उसको रोक दिया। उसने उसको समझाया कि अगर सरकार को इस यूनिकॉर्न के बारे में पता चल गया तो काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। ओडेल ने एलियट को भरोसा दिलाया कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन उसका असली इरादा तो कुछ और ही था। अब ओडेल अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है कि एक टेम्पररी लैब तैयार की जाए और यूनिकॉर्न के खून पर तुरंत रिसर्च हो। एलियट अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन लालच और पार्टनरशिप की उम्मीद में वो चुप रह गया। उधर रात को रिडली एक पुराना फोटो एल्बम देख रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ की एक तस्वीर पर पड़ती है, जो किसी म्यूजियम में खींची गई थी। खास बात ये थी कि उस फोटो के पीछे दीवार पर एक यूनिकॉर्न की पेंटिंग बनी हुई थी। रिडली का मन और भी बेचैन उठता है। वो तुरंत इंटरनेट पर खोजबीन शुरू करती है और जल्द ही उसको पता चल जाता है कि यूनिकॉर्न जैसे जीवों की कहानियां सदियों से, खासकर मध्यकालीन इतिहास
यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री में लगातार सुनी जाती रही है। अब ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसी कड़ी जो अतीत से जुड़ी हुई थी और भविष्य को बदल सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये रहस्यमय जीव गुस्से में आ जाए तो सिर्फ एक निर्दोष साफ दिल वाली लड़की ही उसको शांत कर सकती है। देखने में ये भले ही मासूम लगते हों, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो ये काफी भयानक होता है। इन्हीं बातों के बीच एक रात रिडली को एक अजीब और डरावना सपना आता है। नींद से हड़बड़ाकर जागने पर वो देखती है कि दो लोग उसको कहीं पर ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसे और एलियट यानी दोनों को एक हाई टेक लैब में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि यूनिकॉर्न का खून उनके शरीर पर लगा था और अब वैज्ञानिक उनकी जांच करना चाहते थे। लैब में मौजूद साइंटिस्ट ने उनके शरीर और यूनिकॉर्न के खून का सैंपल लिया और उसका गहन विश्लेषण शुरू किया, यानी कि उस पर रिसर्च शुरू की। कुछ ही समय में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यूनिकॉर्न के खून में चमत्कारी उपचार क्षमता थी, यानी कि वो मैजिकली किसी को भी ठीक कर सकता था। एक महिला वैज्ञानिक ने बताया कि भले ये यूनिकॉर्न मर चुका हो, लेकिन अभी भी उसके सींग से बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकल रहे हैं जो इंसानी कोशिकाओं को फिर से जीवित करने की ताकत रखते हैं। ये खोज आधुनिक विज्ञान के लिए एक अभूतपूर्व क्रांति बन सकती थी। वहीं अब अन्य वैज्ञानिक ने यूनिकॉर्न के सींग का एक छोटा टुकड़ा निकालकर उसे पीसकर पाउडर में बदल दिया। उनका मानना था ये पाउडर उसके खून से भी ज्यादा असरदार साबित होगा। उधर ऑडेल कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने जब ये सुना तो उत्साह में आकर कहा कि अब जीवन बचने की इतनी बड़ी उम्मीद सामने है, इसीलिए वो खुद पर इस प्रयोग को करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने यूनिकॉर्न के खून और उस पाउडर के मिक्सचर को ऑडेल के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। सभी लोग बेसब्री से एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उसी दौरान महिला वैज्ञानिक ने देखा कि यूनिकॉर्न के सींग से बेहद तीव्र ऊर्जा निकल रही है, लेकिन बाकियों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रिसर्च में जुटे रहे। इस बीच रिडली अकेले जंगल की ओर निकल गई। वहां पर उसको कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई थी। डर के मारे वापस बंगले पर लौट आई और एक बार फिर से यूनिकॉर्न से जुड़ी जानकारियां खंगालने लगी। तभी शेफर्ड की नजर अपने पिता पर पड़ती है। वो चौंक जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक चलने में असमर्थ था अब बिना किसी सहारे के खड़ा था और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। साइंटिस्ट ने तुरंत ऑडेल का रक्त परीक्षण किया और हैरानी की बात ये थी कि उनके शरीर से कैंसर की कोशिकाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब यूनिकॉर्न से मिलने वाले तत्वों से बनी दवाइयों के जरिए वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। हालांकि बाहर सभी लोग उत्साह में डूबे हुए थे, लेकिन रिडली के मन में एक अजीब सी चिंता घर कर गई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। वहीं ऑडेल पूरी तरह जोश में आ चुका था। उन्होंने आदेश दिया यूनिकॉर्न को मेन लैब में ले जाया जाए और बड़े पैमाने पर दवाइयों का निर्माण शुरू करा जाए। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। यूनिकॉर्न के सींग में एक ऐसा तत्व पाया गया था जिसे आज की सबसे आधुनिक तकनीक भी तैयार नहीं कर सकती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। ऑडेल की पत्नी बेलिंडा के दिमाग में तुरंत एक तेज कमाई का विचार आ गया। उसने सुझाव दिया कि यूनिकॉर्न से जो भी दवाइयां फिलहाल बनाई जा सकती हैं, उन्हें अमीर लोगों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाए। ऑडेल को ये प्लान काफी अच्छा लगा और जल्द ही पूरा स्टाफ इसी दिशा में काम में जुट गया। एक दुर्लभ जीव की ताकत अब बाजार का सबसे कीमती हथियार बनने जा रही थी। ऑडेल और बेलिंडा ने जैसे ही संभावित खरीदारों की सूची तैयार करनी शुरू की, उनका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनको यह एहसास होने लगा कि अब उनकी किस्मत चमकने वाली है। दोनों ने अपने परिवार के साथ जश्न भी मनाना शुरू कर दिया, मानो सफलता अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी हो। लेकिन जैसा कहा जाता है, जीत का जश्न समय से पहले कभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि संकट अक्सर चुपके से आकर सब कुछ उलट देता है। उधर रिडली को इस पूरे प्रोजेक्ट की असलियत का अंदेशा हो गया था। उसने यूनिकॉर्न का एक चित्र बनवाकर सबके सामने रखने का प्रयास किया, ताकि लोगों को इस योजना के खतरों से आगाह किया जाए। उसने अपनी रिसर्च में पाया था, अगर कोई इस दिव्य जीव का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। लेकिन उसकी चेतावनी को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। सभी सिर्फ मुनाफे और दौलत के ख्वाब में डूबे हुए थे। गुस्से और निराशा से भरी रिडली बंगले से बाहर निकल जाती है और कार में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। और तभी आसमान में कुछ रहस्यमय चमक और अजीब हलचल दिखने लगती है। शुरुआत में रिडली उसको नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच वैज्ञानिक यूनिकॉर्न के मरे हुए शरीर को मेन लैब में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लैब की बिजली चली जाती है। उस लेडी साइंटिस्ट के उपकरण तेजी से कांपने लगते हैं। साथ ही रिडली का मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है तो आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका होता है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उधर लैब के अंदर एक डरावनी गूंज सुनाई देती है, जिससे सभी वैज्ञानिक चौंक उठते हैं
और अगले ही पल एक साइंटिस्ट की छाती में कोई चीज इतनी तेजी से घुसी कि उसकी जान ही चली गई। एलियट ने दूर से देखा कि एक विशालकाय और भयानक यूनिकॉर्न उनकी ओर बढ़ रहा है। खतरा साफ नजर आ रहा था। तेजी से हालात को समझते हुए शेफर्ड ने मरे हुए यूनिकॉर्न के शव को तुरंत बंगले के भीतर खींच लिया ताकि बाहर वाला यूनिकॉर्न उसको ना देख सके। उधर रिडली ने सिचुएशन की गंभीरता को भांपते हुए कार के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उस नए यूनिकॉर्न ने गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे डरकर रिडली कार का हॉर्न बजा देती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही एलियट समझ जाता है कि रिडली मुसीबत में है। वो बिना समय गवाए भागता हुआ वहां पर पहुंचता है और कार के दूसरी ओर से रिडली को बाहर निकालकर सुरक्षित कर लेता है। और इसी बीच रिडली देखती है कि एक सुरक्षा गार्ड को वो यूनिकॉर्न बेरहमी से कुचल रहा है। हालात बेहद डरावने हो चुके थे। एलियट ने तय कर लिया था कि वो यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाएगा ताकि रिडली को भागने का मौका मिल सके। अब जैसे रिडली बाहर निकली, यूनिकॉर्न उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो एक स्टोर रूम में जाकर घुस गई और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। रिडली काफी मुश्किल से बच पाई, लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब यूनिकॉर्न अचानक शांत हो गया। उसके सींग से एक रहस्यमय रोशनी निकलने लगी जो बहुत ही आकर्षक थी। जब रिडली उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ी, तभी पीछे से एक सुरक्षा गार्ड ने गोली चला दी। यूनिकॉर्न घायल हो गया और दर्द से कराहता हुआ जंगल की ओर भाग गया। बाद में सभी लोग फिर से बंगले में इकट्ठा हुए और एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बार मेलिंडा ने एक नया प्रपोजल रखा। अगर एक और यूनिकॉर्न मौजूद है तो क्यों ना उसको भी पकड़कर इससे और बड़ा फायदा उठाया जाए। ऑर्डल ने इस प्लान को तुरंत स्वीकार कर लिया और इस अभियान की खुद अगुवाई करने का फैसला किया। एलियट ने भी इस अभियान में उनके साथ शामिल होने का निर्णय कर लिया था। अब इस लालच और विज्ञान के टकराव की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था, सिर्फ इसलिए ताकि वो ऑर्डल से किया गया अपना वादा निभा सके। एलियट हर चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था, जबकि रिडली लगातार उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस वक्त एलियट किसी की नहीं सुन रहा था। जहां आगे हम देखते हैं कि अब जैसे शेफर्ड ने उस रहस्यमय सींग से बनी दवा को सूंघा, उसके शरीर में अजीब से बदलाव शुरू हो गए। उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल उसी सींग वाले यूनिकॉर्न की तरह। उधर कुछ लोग घायल यूनिकॉर्न के खून के निशान को ट्रेस करते हुए जंगल तक पहुंच गए। वहीं बंगले में मौजूद रिडली को एक चौंकाने वाला सच पता चला, वो ये कि वो यूनिकॉर्न ना सिर्फ दूसरों को सही कर सकता है, बल्कि खुद को भी चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकता है। और ये संभव था कि अब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। रिडली ने बात फौरन एलियट को मैसेज करके बता दी। इसी बीच शेफर्ड उस जादुई दवाई का असर महसूस करना चाहता था। उसने उस लेडी साइंटिस्ट से साफ कह दिया कि वो जाकर यूनिकॉर्न का सींग काट लाए। मजबूरन महिला वैज्ञानिक मान गई। अब उसी दौरान एलियट को रिडली का मैसेज मिला। वो सभी को चेतावनी देने ही वाला था कि तभी अचानक एक विशाल यूनिकॉर्न पीछे से आकर एक बॉडीगार्ड को उठाकर ले गया। अचानक चारों तरफ गोलियां चलने लगी, लेकिन अंधेरे और घने जंगल में कोई भी गोली उस यूनिकॉर्न को छू भी नहीं पाई। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। एलियट ने इंफ्रारेड डिवाइस से देखा कि वो यूनिकॉर्न अभी भी आसपास ही है। एक बार फिर से वो किसी को आगाह कर पाता, उससे पहले ही 2 और बॉडीगार्ड्स को वो यूनिकॉर्न उठा कर ले गया। अब एलियट और ऑर्डल के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें दौड़कर वापस बंगले में शरण लेनी पड़ी, लेकिन यूनिकॉर्न ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरवाजे को तोड़ता हुआ बंगले के अंदर घुस आया। तभी सबको सच्चाई का एहसास हुआ। वहां एक नहीं बल्कि 2 यूनिकॉर्न थे, एक नर और एक मादा। शायद वो मरा हुआ यूनिकॉर्न उनका बच्चा था। ऑर्डल ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे मेल यूनिकॉर्न ने सीधे अपने सींग से ऑर्डल का जबड़ा चीर दिया। उसकी मौत ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिला दिया। डर के मारे सब लोग अलग अलग कमरों में छुप गए। बिली ने सलाह दी कि उन्हें उस मृत यूनिकॉर्न का शव लौटा देना चाहिए, लेकिन बेलिंडा ने साफ इनकार कर दिया। उसे अभी भी पैसों की चिंता थी, अपने मरे हुए पति की नहीं। एलियट ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बिजली जा चुकी थी और नेटवर्क भी चला गया था। बेलिंडा ने फैसला किया कि वो खुद यूनिकॉर्न का शव लेकर बंगले से निकल जाएगी। उसने सींग को एक बक्से में रखा और महिला वैज्ञानिक को बाहर भेजा। जैसे ही वो बाहर निकली, दोनों यूनिकॉर्न ने उसको घेर लिया और कुछ ही सेकंड में वो बेरहमी से मारी गई। गाड़ी स्टार्ट करने आया बॉडीगार्ड डरकर भाग गया और बाकी लोग फिर से बंगले में जा चुके। अब दोनों यूनिकॉर्न फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई बेतहाशा इधर उधर भाग रहा था। रिडली एक कमरे में छुपी हुई थी और सोच रही थी कि आखिर ये यूनिकॉर्न उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी एलियट ने उस सींग को निकाला जो पहले काटा गया था। तभी दोनों को समझ आया कि यूनिकॉर्न सिर्फ अपने बच्चे की चीज वापस लेने आए हैं। रिडली ने एलियट को डांटा कि जो चीज उसकी नहीं थी उसको छूना नहीं चाहिए था, लेकिन एलियट ने भावुक होकर कहा कि वो सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। पत्नी की मौत के बाद से वो खुद को जिम्मेदार मानता था और नहीं चाहता था कि रिडली को किसी चीज की कमी हो।
रिडली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी अपने पिता की सच्चाई सुनकर भावुक हो जाती है। उधर बेलिंडा बाहर झांकने जाती है और तुरंत ही एक यूनिकॉर्न उसके पेट पे सींग घुसा देता है। शेफर्ड ने ये सब कुछ देखा और डर के मारे वो वहां से भाग निकला। एलियट देखता है कि अब मेन दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो जानबूझकर बाहर जाता है ताकि यूनिकॉर्न का ध्यान वो खुद पर खींच सके और रिडली को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। उसी समय शेफर्ड एक तीर कमान लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जो यूनिकॉर्न के ऊपर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जंगल से एक मेल यूनिकॉर्न धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आता है। वो गुस्से में नहीं था बल्कि बेहद शांत था। वो सीधा रिडली के पास आता है और रिडली डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल वो यूनिकॉर्न बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह उसके पास आकर सिर झुका देता है। असल में वो यूनिकॉर्न निर्दोष और मासूम दिल वाली लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेफर्ड ने उसके पैर बांध दिए। अब कुछ ही पलों बाद फीमेल यूनिकॉर्न भी वहां पर पहुंच गई और रिडली के पास आकर चुपचाप बैठ गई। शेफर्ड ने उसके पैर भी बांध दिए। इसके बाद वो एलियट से कहता है कि हम दोनों इनकी मीटिंग कराएंगे, इनका बच्चा होगा और हम करोड़ों कमाएंगे। लेकिन अब एलियट पूरी तरह थक चुका था। उसने गुस्से में जादुई सींग उठाया और शेफर्ड के पेट में घुसा दिया। शेफर्ड ने भी पलटकर उसके ऊपर हमला किया, जिससे एलियट भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी दोनों यूनिकॉर्न को होश आ गया। उन्होंने देखा कि एलियट जमीन पर पड़ा है। वो उसको उठाकर अपने मरे बच्चे के पास ले गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यूनिकॉर्न के जादू से एलियट और उनका बच्चा दोनों जीवित हो गए। अब तीनों, माता, पिता और बच्चा, शांत, संतुलित और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए जंगल की ओर लौट गए। एलियट के फिर से जिंदा होने पर रिडली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पर रुकी, जिनके साथ वही बॉडीगार्ड था जो पहले डर के मारे भाग गया था। लेकिन अब पुलिस को समझाना रिडली और एलियट के लिए आसान नहीं था। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर वकील को नहीं बुलाया गया तो मामला जेल तक जा सकता है। लेकिन एलियट और रिडली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हो सच को छुपाया नहीं जा सकता है। तभी पुलिस की गाड़ी के पीछे तीनों यूनिकॉर्न प्रकट हुए, अब न गुस्से में न घायल, बल्कि शांत और दिव्यता से चमकते हुए। उनका पूरा शरीर अब पूरी तरह से सफेद था, जैसे चांद की रोशनी में नहाया हुआ हो। उनमें से एक ने एलियट की आंखों में झांका और एलियट तुरंत समझ गया। उसने रिडली को अपनी गोद में लिया और बेल्ट बांध ली। तो दोस्तों, ये थी डेथ ऑफ यूनिकॉर्न की पूरी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ एक काल्पनिक रोमांच नहीं देती, बल्कि इंसान के लालच, पछतावे, रिश्तों, प्रकृति के संतुलन पर भी सोचने को मजबूर कर देती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब इंसान अपनी हदें पार करता है तो प्रकृति उसे अपनी गलती का एहसास जरूर कराती है। लेकिन अगर दिल साफ हो, इरादे नेक हो, तो चमत्कार भी हो सकते हैं। एलियट और रिडली की यात्रा हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और पश्चाताप किसी भी जख्म को भर सकता है, चाहे वो दिल का हो या फिर आत्मा का। फिर अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।